बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये मौसम सरमा की एक सुहानी सुबह थी। मैं रेलवे स्टेशन पर बैठा अपना काम कर रहा था। सुबह की पहली गाड़ी स्टेशन पर आ चुकी थी और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए रुक गई। ट्रेन से उतरने वाली सबसे पहली एक लड़की थी जिसने अपना आप एक स्याह रंग की शॉल में ढांपा हुआ था। उसके हाथ में एक बैग था। आहिस्ता आहिस्ता वो रेल से नीचे उतरी। उसके चेहरे पर मौजूद नकाब ढलक गया। मैंने देखा तो मैं हैरान रह गया। वो इस कदर हसीन थी कि मैंने शायद ही अपनी जिंदगी में उससे ज्यादा कोई हसीन लड़की देखी होगी। मैंने सोचा जरूर इसे लेने कोई आया होगा, मगर वो चुपचाप एक कोने में बैठ गई। उसने अपना चेहरा फिर से अपनी शॉल के पल्लू से ढांप लिया। वो वहीं पर बैठी रही हत्ता कि सूरज काफी ऊपर आ गया। मैं उसे देखकर हैरान रह गया कि वो सुबह की यहाँ बैठी है, कोई उसे लेने नहीं आया और वो खुद भी बाहर नहीं जा रही। मैं अपना काम करता रहा, मगर मेरा ध्यान बार बार उस लड़की की तरफ जा रहा था। मैं उसकी वजह से परेशानी में मुब्तला होता जा रहा था कि आखिर इस लड़की को क्या मसला है, ये सुबह से यहाँ क्यों बैठी है। मुझे काम करते करते शाम हो गई, लेकिन वो लड़की सहम कर अपनी जगह बैठी रही। उसकी झील सी आंखों में काजल के साथ साथ परेशानी भी थी। मैं फिर भी अपना काम करता रहा। शाम ढल चुकी तो मेरा तजस्सुस लड़की के बारे में बढ़ने लगा। मेरे जहन में बहुत से सवालात उठने लगे। क्या इसे यहाँ से कल सुबह की दूसरी गाड़ी पकड़नी थी? क्या इसलिए वो यहाँ बैठी थी, या फिर अपनी यादाश्त खो चुकी थी, उसे अपने घर का रास्ता भूल गया था, या फिर यहाँ किसी से छुप कर बैठी है। यही बातें सोचते सोचते रात गहरी होती चली गई। सर्दी भी बहुत बढ़ गई थी। जरूर इस लड़की को भी सर्दी लग रही होगी। मैं हैरान था कि वो सुबह की वहां बैठी थी, मगर उसने कुछ खाया पिया नहीं था। मुझे उस लड़की पर बहुत तरस आने लगा। उसकी तरफ से बहुत परेशानी भी हो रही थी। मैं सोच रहा था कि जाकर मालूम करूं आखिर मसला क्या है, मगर मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था। रात के 9 बज रहे थे। जरूर उसे भूख भी लगी होगी। मेरा दिल चाहा कि मैं जाकर खाना ले आऊं और उसके आगे पेश करूं। क्या पता बेचारे के पास खाना लेने के पैसे भी ना हों, इसीलिए सुबह से यूं ही बैठी हो। वो बस एक बार बैतुल खला गई थी। इसके अलावा वो बेंच से नहीं हिली। वो ऐसी जगह बैठी थी कि लोग उसे नजरअंदाज कर दें। बिलाखिर मैंने हिम्मत की और उसके पास चला गया। मैंने अपना गला खंखार कर साफ किया तो वो मेरी जानिब मुतवज्जे हो गई। मेरी इस हरकत पर उसने सर उठाकर मेरी जानिब देखा। मैं सुबह से आपको देख रहा हूँ, आप कुछ परेशान लग रही हैं। सुबह की पहली गाड़ी से आई थी, अब रात के 9 बज गए हैं। मैंने महसूस किया है आपने सुबह से खाना भी नहीं खाया। मुझे आपको देखकर परेशानी हो रही है। आप अकेली लड़की हैं और रात गहरी होती जा रही है। मुझे बताएं आपके साथ क्या मसला है, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? मैंने बहुत हिम्मत जमा करके कहा। मेरी बात सुनकर वो लड़की खौफजदा हो गई, जैसे मुझसे डर गई हो। जी नहीं, मुझे कोई मसला नहीं, आप यहाँ से चले जाएं, उसने सख्ती से कहा। लेकिन मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मैंने फिर से कहा। जी नहीं, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, आप यहाँ से चले जाएं। इस बार उसने काफी गुस्से से जवाब दिया। मैं मजबूर होकर वापस अपनी जगह पर आ गया। थोड़ी देर बाद मैंने एक बिरयानी की प्लेट खरीदी और उसके सामने जाकर बेंच पर रख दिया। बिना कुछ बोले ही एक मिनरल वाटर की बोतल भी रख दी। थोड़ी देर वो खाने को देखती रही, फिर उसने खाना शुरू कर दिया और पानी भी पीने लगी। सर्दी की वजह से मुझे चाय पीने की तलब हुई। मैंने चाय के 2 कप खरीदे, एक अपने लिए और एक उसके लिए। खामोशी से चाय का कप भी जाकर उसके आगे बेंच पर रख दिया। इस बार भी उसने कोई बहस नहीं की और चुपचाप चाय का कप उठाकर पीने लगी। रात के 10 बज गए, फिर 11 और फिर 12। मेरे जाने का वक्त हो गया, मगर दिल उस लड़की को अकेला छोड़कर जाने का नहीं कर रहा था। मैंने महसूस किया लड़की को भी मजीद परेशानी ने घेर लिया है। सर्दी बहुत बढ़ गई थी, जिसकी वजह से यहाँ बैठना मुहाल था। मैंने एक बार फिर हिम्मत की और उसके पास चला गया। देखिए, आप मेरी बात का गुस्सा न करें। रात के 12 बज गए हैं। आप भी एक शरीफ लड़की लगती हैं। इस तरह आपका आधी रात को स्टेशन पर बैठना सही नहीं है। मेरे घर में मेरे साथ मेरी बूढ़ी दादी रहती हैं। आप प्लीज मेरे साथ घर चलिए, वहाँ रात बसर कर लीजिए। मेरी दादी के साथ सो जाइएगा। मेरा ज़मीर इस बात पर गवारा नहीं कि मैं आपको अकेला छोड़कर इस तरफ से चला जाऊं। अगर मैंने आपको इस तरह तन्हा छोड़ दिया
तो फिर सारी रात मुझे आपकी तरफ से धड़का लगा रहेगा, नींद भी नहीं आएगी। मैंने उससे कहा। इस बार उसे गुस्सा नहीं आया। मैं उसकी आंखों में बेबसी देख चुका था। मैं आप पर भरोसा कैसे कर लूं? क्या पता आप अकेले रहते हो, उसने अपनी जलतरंग आवाज में कहा। मैंने थोड़ा सोचा और फिर कहा, देखें, इस वक्त आपके पास मुझ पर भरोसा करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। मेरा घर यहाँ रेलवे स्टेशन के पास ही है और चंद कदम के फासले पर है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो मेरे हमराह हो ली। मैंने उसका बैग उठाया। हम दोनों साथ चलने लगे। वो बेचारी सर्दी से कांप रही थी। मेरा छोटा सा घर आ गया। मैंने दरवाजा खोला और उसे दादी के कमरे में ले गया। मेरी दादी को वहां देखकर उसकी जान में जान आई। मेरी दादी सो चुकी थी। मैंने उसे दादी के साथ ही बिस्तर लगा कर दिया। आप यहाँ सो जाएं। उसने शुक्रिया कहा और सोने के लिए लेट गई। मैंने दादी और लड़की का कमरा बंद कर दिया और अपने कमरे में सोने चला गया, मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं उस लड़की के मुतालिक सोचे जा रहा था। सोचते सोचते न जाने कब मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। सुबह जागा तो वो लड़की मुझे याद आ गई। मैंने देखा वो किचन में चाय बना रही। फजर की आजान हो रही थी। मुझे जल्दी जाना था। दादी अभी सो रही थी। उसने चाय मुझे पेश की और कहा कि मैं स्टेशन पर साथ ले जाऊं। वो कहने लगी, मुझे स्टेशन जाना है। मैंने कहा, आप स्टेशन जाकर क्या करेंगी? कहने लगी, वहाँ मुझे कोई लेने के लिए आएगा। मैंने उसे तलाश करना है। मैंने बहस नहीं की और उसे स्टेशन ले गया। वो अपना बैग भी लेकर आई और उसी बेंच पर बैठ गई। मैं अपने काम में लग गया। वो इसी तरह बैठी रही यहाँ तक कि दोपहर हो गई। मैंने उसे खाना लेकर दिया, जिसे उसने चुपचाप ले लिया और खाने लगी। मैंने उसे एक बार फिर कहा, आप ऐसा करें कि घर चलकर थोड़ा आराम कर लें। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, उसने जवाब दिया। मैंने भी ज्यादा नहीं कहा। मैं अब आराम से था। एक तो वो मेरी नजर के सामने थी, दूसरे वो मुझसे बात कर रही थी। फिर बैठे बैठे शाम हो गई। मैंने 2 कप चाय के लिए और उसके पास गया। उसे चाय पेश की तो उसने ले ली। मैं भी उसके साथ बेंच पर बैठकर चाय पीने लगा। उसने कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। मिलाखिर मैंने पूछ ही लिया, आप किसके इंतजार में हैं? इतना वक्त हो गया है, आखिर वो कौन है जिसका आपको इंतजार है? उसने मेरी आंखों में देखा, फिर चुप बैठी रही, कोई जवाब नहीं दिया। यूं ही रात हो गई। मैं जान चुका था उससे कुछ कहना बेकार है। जब तक वो खुद नहीं खुलती मैंने उससे कुछ नहीं कहना। रात का खाना उसे लेकर दिया तो उसने खा लिए। मेरे पैसे गिर गए हैं, वरना मैं आपको इनकी कीमत दे देती। उसने खाना लेते हुए बेबसी से कहा तो मेरी आंख भर आई। वो कितनी मजबूर और बेबस थी मुझे अंदाजा हो गया था। रात के 11 बज गए तो मैं फिर उसके पास गया। घर चले? मैंने अपनायत से पूछा तो वो इनकार न कर सकी। हाँ, उसने कहा और उठ खड़ी हुई। दादी सो चुकी थी। दादी ने उसे नहीं देखा था। अगले दिन वही स्टेशन पर जाने की जिद की तो मैंने उसकी बात मान ली। फिर सुबह से शाम और शाम से रात मैं उसके साथ बेंच पर बैठ गया। आपको जिसका इंतजार है मुझे उसका पता दे, मैं उसे इत्तला कर देता हूँ। ऐसे कब तक आप बैठकर उसका इंतजार करेंगी? मैंने कहा तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने अपने दाएं हाथ से आंसू पोंछे और फिर अपनी कहानी शुरू कर दी। कुछ अर्सा पहले मेरी एक लड़के से फोन पर बात हुई। हम दोनों में बातें करते करते मोहब्बत हो गई। फिर मेरे घर में मेरा एक रिश्ता आ गया। मेरे भाई मेरी शादी किसी मालदार बूढ़े आदमी से करने लगे थे। उस लड़के ने कहा हम दोनों भागकर निकाह कर लेते हैं। कहा कि शहर में उसके दोस्त का घर है। हम निकाह के बाद कुछ अरसा यहाँ उसके दोस्त के घर पर रहेंगे, फिर अपना कोई बंदोबस्त कर लेंगे। वो लड़का मेरे शहर का था, मैं उससे मिली हूँ। वो अक्सर मेरे कॉलेज के बाहर आ जाता है। उसने कहा था कि वो इसी स्टेशन पर शाम की गाड़ी से आएगा। मैं सुबह की गाड़ी से आऊंगी और यहाँ बैठकर उसका इंतजार करूंगी। यही तय हुआ था। फिर मेरा पर्स कोई ले गया। मैं जब सो रही थी उसमें मेरा मोबाइल और पैसे थे। अब वो कल से नहीं आया। मुझे उसका नंबर भी नहीं। मेरे पास उससे राब्ते का कोई जरिया नहीं। उसने रोते हुए कहा, अच्छा हो सकता है उसने आपको धोखा दिया हो। मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो मुझसे बेहद प्यार करता है, कभी धोखा नहीं दे सकता। अच्छा नाम क्या है आपका? मैंने पूछा। मरियम। और आपका? उसने मुझसे मेरा नाम पूछा। मोहसिन। मैंने उसे नाम बताया और फिर कहा अब घर चले। वो भी उठ गई। आप वादा करें रोज मुझे यहाँ लेकर आएंगे। उसने कहा तो मैंने वादा कर लिया। इस तरह हफ्ता हो गया मगर वो लड़का न आया। थक हार कर लड़की ने स्टेशन आना छोड़ दिया।
मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ कि आप पर बोझ बन गई हूँ। वापस गई तो भाईजान जान से मार देंगे। एक दिन उसने बेचारगी से कहा। अरे नहीं, आप जब तक यहाँ चाहें रह सकती हैं। मैंने कहा, दादी को बता दिया था ये एक बेसहारा लड़की है, दुनिया में इसका कोई नहीं है। दादी ने इस झूठी कहानी पर यकीन कर लिया। मैं रात को घर वापस आया तो मरियम बाहर बरामदे में बैठी मिली। शायद परेशानी की वजह से उसे नींद न आई थी। मैं उसके साथ बैठ गया। हम दोनों देर तक बातें करते रहे। मैं सोच रही हूँ मैं अपने भाइयों के पास चली जाऊँ, आखिर कब तक यहाँ रहूंगी। एक रात मरियम ने मायूस होकर कहा। मैंने कहा, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे भाई तुम्हें जान से मार देंगे। कहने लगी, मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं। मैं देख रहा था चांदनी रात में उसका चेहरा चांद की तरह रोशन था। बस वो एक पल था, मुझे उससे मोहब्बत हो गई। उसके यहाँ से जाने का ख्याल मेरे लिए सुहाने रूह था। दिल करता मैं उसे रोक लूं, मगर किस रिश्ते से। उस दिन मैंने इरादा कर लिया, मैं उसे इजहार मोहब्बत करूंगा और निकाह की पेशकश करूंगा। उसने कबूल कर लिया तो ठीक है, वरना वो मेरी तरफ से आजाद थी। मैं उसे रोक नहीं सकता। अगली रात जब मैं घर वापस आया तो वो इसी तरह बरामदे में बैठी चांद को देख रही थी। मैंने कहा, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। कहने लगी, आपको मुझसे बात करने के लिए इजाजत मांगने की जरूरत नहीं, आप मेरे मोहसिन हैं। मैंने कहा, मुझे खौफ है कि आप मेरी बात से नाराज न हो जाएं। कहने लगी, नहीं नहीं, आपने मुझ पर बहुत एहसान किया है। मैं अब आपसे कभी नाराज नहीं हो सकती, बल्कि आप जैसे अच्छे इंसान से कोई भी नाराज नहीं हो सकता। मैंने झट से कह दिया, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। मैं आपको अपनी जिंदगी में जायज तरीके से शामिल करना चाहता हूँ। मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? मैंने कोई तमहीद बिना बांधे ही एकदम कह दिया तो वो हैरान रह गई। मैंने देखा उसकी आंखें चमक उठी हैं। फिर उसने नजरें झुका ली और मुस्कुरा दी। मैं आपका ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। मैं भी सोच रही थी उस शख्स ने मुझे धोखा दिया जिसकी खातिर मैंने इतना बड़ा कदम उठाया। फिर मुझे आपका ख्याल आया, अगर आप जैसा शरीफुन नफ्स इंसान मेरा साथी बन जाए तो मेरी जिंदगी जन्नत बन जाएगी। आपका साथ मेरे लिए खुशी का बायस होगा। उसने कहा तो मैं खिल उठा। ठीक है, मैं कल ही निकाह का बंदोबस्त करता हूँ। मुझे बहुत जल्दी थी कि कहीं उसका इरादा बदल ही न जाए। एक पल में मुझे लगा मेरी जिंदगी हसीन हो गई। मैं रात को सो गया। सुबह के लिए बहुत पुरजोश था। मैं सुबह सवेरे काम पर गया। मैंने देखा सुबह की गाड़ी आकर रुकी है। वहाँ से एक खूबरू नौजवान उतरा। उसके सर और हाथों में पट्टी बंधी हुई थी। लग रहा था उसका कोई एक्सीडेंट हो गया है। मैं उसके बिल्कुल सामने था। वो चलता हुआ सीधा मेरे पास आया। आप रोज यहाँ मौजूद होते हैं? उसने मुझसे सवाल किया। जी हाँ, मैं रोज यहाँ आता हूँ। मेरा सारा दिन यहीं गुजरता है। रात को घर वापस जाता हूँ, मैंने जवाब दिया। फिर उसने एक तस्वीर मेरे सामने लाते हुए कहा, आपने इस लड़की को कहीं देखा है? मैं तस्वीर देखकर हैरान रह गया। वो तो मरियम ही थी। मैं सारा किस्सा समझ गया। उसकी हालत देखकर मुझे अंदाजा हो गया कि वो हादसे की वजह से मरियम तक बर वक्त नहीं पहुंच सका। अब जब वो ठीक हुआ है तो उसे लेने आ गया है। मैं सोच में पड़ गया। जो दुनिया मुझे रंगीन लग रही थी एक पल में अंधेरी हो गई। मरियम को किसी और के हवाले करने का तस्वर भी मेरे लिए जानलेवा था। मैं उसी वक्त खुदगर्ज हो गया। सोचा मैं मरियम को हरगिज उस शख्स के हवाले नहीं कर सकता। मैंने एक ही रात में मरियम के लिए बहुत से ख्वाब देख लिए थे। अब मैं उसे बीवी के तौर पर कबूल कर चुका था। मेरे लिए पीछे हटना मुमकिन नहीं था। जी, ये लड़की आई थी, काफी दिन यहाँ बैठी रही। फिर मैंने उससे पूछा, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। फिर कहा कि वो लड़की यहाँ इंतजार में बैठी है, वापस भी नहीं जा सकती। 2 दिन उसने इंतजार किया, मायूस होकर वापस चली गई। उसने मुझे फोन किया, कहा कि उसके भाइयों ने उसकी शादी कर दी है। उसने कहा कि अगर वो लड़का मिले तो उससे कहना मुझसे राब्ता करने की कोशिश न करे। अगर राब्ता किया तो मेरा शौहर मुझे जान से मार देगा। उसने मुझे कहा ये नंबर उसका नहीं, क्योंकि उसका शौहर उसे मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देता। वो किसी सहेली के फोन से बात कर रही है। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया कि मैंने इतने दिन उसे अपने घर रखा। मैंने लड़के को झूठी कहानी सुना दी। ये सुनकर लड़का उदास हो गया। मैं वही लड़का हूँ जिसकी खातिर वो घर छोड़ आई थी। मैं उसी दिन निकला था, मगर मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं 2 हफ्ते अस्पताल में बेहोश पड़ा रहा। मुझे होश आया तो मैं दौड़ा दौड़ा उसके पास चला आया। लड़के ने कहा, जी बिल्कुल। जब आपने उसकी तस्वीर दिखाई तो मैं समझ गया कि आप ही वही शख्स हैं
जिसकी खातिर वो बेचारी दरबदर हुई, लेकिन अब वो किसी और की हो गई है। उसका शौहर बहुत जालिम है। आपका उससे राब्ता करना उसके लिए नुकसानदेह होगा। मैं मरियम से राब्ते का हर रास्ता बंद कर रहा था क्योंकि उसकी मोहब्बत ने मुझे अंधा कर दिया। वो इस कदर हसीन थी, मैं उसे खोना नहीं चाहता था। मैं खुदगर्ज बन गया। मुझे उसके खूबसूरत चेहरे के अलावा कुछ दिखाई न दिया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मरियम को सहारा दिया। मैं उससे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और सच्चा प्यार करता हूँ, लेकिन मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। उससे कोई राब्ता नहीं करूँगा क्योंकि मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ, मगर मैं जानता हूँ वो खुश नहीं रह पाएगी क्योंकि वो मुझसे बेहद मोहब्बत कर चुकी है। खैर, अब उसकी शादी हो गई है तो मैं उसकी जिंदगी खराब नहीं करूँगा। पहले भी मुझे पता चला था कि उसके भाई किसी बूढ़े अमीर शख्स से उसकी शादी करवाना चाहते हैं। मुझे तो ये भी नाइंसाफी लगी। मैंने उससे कहा कि मैं उससे शादी करूंगा, उसके साथ सच्चा प्यार करता हूँ। मैं दुआओं के अलावा अब तो कुछ नहीं कर सकता। वो लड़का ये कहकर वहाँ से चला गया। उसके जाते ही मैंने सुकून का सांस लिया। शाम को मेरा मरियम के साथ निकाह था। मेरा उसके साथ निकाह तो मैं हवाओं में उड़ने लगा। मरियम भी बहुत खुश थी। हम दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। मोहसिन, आप कितने अजीम इंसान हैं। मैं सोचती हूँ तो मुझे फख्र होता है कि आप जैसा हमसफर मुझे मिला। एक दिन मरियम ने कहा तो मैं चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। जिसके लिए मैंने इतना बड़ा कदम उठाया उसने तो मुझे धोखा दे दिया। मुझे समझ आ गई कि मैं घर से निकली तो उस शख्स के लिए थी, लेकिन मेरा नसीब आपके साथ लिखा था। मरियम कहती जा रही थी। दिल पर बोझ बढ़ता जा रहा था। मोहसिन, मुझे धोखा देने वाले लोगों से बहुत नफरत है। एक पल उस शख्स के साथ नहीं रह सकती जो दूसरों को धोखा देते हैं और अपने मतलब के लिए झूठ बोलते हैं। मरियम ने कहा तो मैं शर्मिंदगी के घड़े में गिरता चला गया। इस तरह रोज हमारी बातें होने लगी। वो रोज मेरी तारीफें करती, मुझे अजीम इंसान समझती। उसकी बातें सुनकर मुझे एहसास नदामत होता। मैं वक्ती तौर पर खुदगर्ज हो गया था, वरना वो लड़का मरियम के साथ मुखलिस था। हमारी एक ही मुलाकात में मुझे अंदाजा हो गया था कि वो लड़का बहुत अच्छा है और हर लिहाज से मरियम के काबिल है। वक्त गुजरता गया, हमारी बेटी भी हो गई। बेटी के आने से मेरी जिंदगी में बहार आ गई। हमारी बेटी के नसीब बहुत अच्छे होंगे मोहसिन, क्योंकि उसका बाप बहुत अच्छा है, दूसरों का ख्याल रखने वाला। जिन बेटियों के बाप अच्छे होते हैं उनके नसीब भी अच्छे होते हैं। मरियम ने कहा तो मैं शर्म से पानी पानी हो गया। मेरा दिल करता है उस लड़के को बद्दुआएं दूं जिसने मुझे धोखा दिया। खुदा करे उसे कभी सुकून न हो जिसने मुझे रुसवा किया। खुदा करे उसकी बेटी भी दरबदर हो जाए। मरियम ने जब ये अल्फाज कहे तो मेरा दिल कट गया। मुझे लगा कहीं वो मेरी बेटी को ही बद्दुआ न दे दे, क्योंकि इन बद्दुआओं का हकदार वो लड़का नहीं मैं था। अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए मैंने मरियम को सारी हकीकत बताने का फैसला किया। एक दिन मैंने मरियम को सब सच बता दिया। उसके चेहरे का रंग बदल गया। मैं डर गया कि कहीं वो मुझे छोड़कर चली न जाए। मोहसिन, जो भी हुआ उसे भूल जाएं। मैंने आपको माफ किया, बस इस हादसे को भूल जाना चाहती हूँ। हमारे नसीब में यही लिख, इसे नसीब समझकर कबूल कर लें। मरियम ने कहा तो मुझे सुकून आ गया। मेरे दिल से बोझ उतर गया। जिंदगी फिर से पुरसुकून हो गई। काफी महीनों बाद मैंने मरियम में कुछ तब्दीलियां महसूस की थीं। वो आधी रात को उठकर मोबाइल लेकर बाहर चली जाती। मुझे लगता वो सारी रात किसी से फोन पर छुपकर बातें करती है, मगर मैंने सोचा वो मुझे धोखा नहीं देंगी। फिर कुछ अरसे बाद मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे घर आता है। मरियम की हरकत मेरे लिए मशकूक हो रही थी। एक दिन मैंने फैसला कर लिया उसे रंगे हाथों पकड़ूंगा। इस इरादे से मैंने मरियम से कहा, मैं 2 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। मेरे किसी अजीज का इंतकाल हो गया है, मेरा जाना बहुत जरूरी है। ये कहकर मैं रेलवे स्टेशन पर आ गया। मैंने मरियम से झूठ बोला था। फिर मैं अपने ही घर के दरवाजे के बाहर बैठा, ये देखने के लिए कि मेरी मौजूदगी में मेरे घर कौन आता है। मैंने देखा तो मेरे होश उड़ गए। ये वही लड़का था जिसकी वजह से मरियम घर छोड़कर आई थी। मेरा गुस्से से बुरा हाल था, यानी मरियम ने मुझे धोखा दिया। फिर से उससे राब्ता कर लिया। मेरी आंखों पर खून सवार हो गया। बहुत इंतजार के बाद मैं दीवार फलांकर अंदर दाखिल हो गया। वहाँ देखा तो मेरे होश उड़ गए। मरियम घर पर नहीं थी, मेरी बेटी भी नहीं थी। कमरे में एक खत था जिस पर लिखा था, आपने मुझे सहारा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। मेरे पास तो खाने के पैसे भी नहीं थे। मैं आपके एहसानों के बोझ तले इतना दबी थी, लेकिन जिस दिन आपने मुझे अपनी सच्चाई बताई मुझे एहसास हुआ
कि आपने अपने सारे एहसानों का बदला ले लिया। मैंने कहा था ना, मुझे धोखा देने वालों से नफरत है। ऐसे शख्स के साथ एक पल भी नहीं रह सकती। मैं हैरान हूँ, आपने खुद गर्ज होकर इतना बड़ा झूठ बोला। ऐसा करने से पहले सोच तो लिया होता। आप खुदा को क्या जवाब देंगे? मैं आपको हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ, उसी लड़के के साथ। मेरे साथ वो आज भी मुखलिस है, मेरी बेटी को अपनाने के लिए तैयार है। वो बेटी है, उसे माँ की जरूरत है और छोटी है, इसीलिए उसे लेकर जा रही हूँ। ये फोन नंबर लिख रही हूँ, इस पर मैसेज करके मुझे तलाक दे देना। मैसेज के जरिए मुझे आपकी तलाक मिल जाएगी तो मैं सारिम से इद्दत के बाद निकाह कर लूंगी। इतना बड़ा धोखा आपने मुझे दे ही दिया। तलाक देकर गुनाह का इजाला कर लें ताकि मैं आपको माफ कर सकूं। आपने मुझे तलाक न दी तो कभी आपको माफ नहीं करूंगी। खत मेरे हाथ से छूट चुका था। अपने किए की सजा दुनिया में ही मिल गई थी। मरियम तो चली गई, मगर मेरी फूल जैसी बेटी भी साथ ले गई। मैंने उस नंबर पर मैसेज करके उसे तलाक दे दी। उसने मेरा पैगाम वसूल किया और शुक्रिया कहकर नंबर बंद कर दिया। आज मैं इस इंतजार में हूँ, कब मेरी बेटी बड़ी होगी तो मैं उसे वापस ले आऊंगा, क्योंकि मैं अपनी फूल जैसी बच्ची को किसी नामहरम के साथ नहीं रहने देना चाहता। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो उर्दू कहानी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा।